लेक्चर नंबर 60 चैप्टर 13। पेज नंबर 332। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जेम्पशंस। एग्रीकल्चर रिवाइज करेंगे हम। डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको प्रिविलेजेस मिलने हैं, फायदा मिलना है। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको प्रिविलेजेस मिलने हैं, फायदा मिलना है अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट्स। असल में मुख्तलिफ मुल्कों के डिप्लोमेट्स आए होते हैं, तो उनको हम कुछ फ़ायदे देते हैं। तो उनकी जो इनकम है, अगर वो कोई भी कमा रहे हैं, तो डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एनी इनकम ऑफ एनी इनकम, कोई भी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज एंटाइटल्ड टू, बोलें, प्रिविलेजेस अंडर फला एंड फला कानून एंड यूनाइटेड नेशन कानून शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो डिप्लोमेट्स आते जाते रहते हैं, उनकी इनकम माफ कर देती है गवर्नमेंट, तो कहते हैं बस वो माफ है परमानेंटली। अच्छा, अब ये तो ऐसे लोग होंगे जो केम इन पाकिस्तान आए हुए हैं। एम्बेसडर्स जरा अगले सफ़े पे आ रहे हैं। ये वन ऑफ कभी कभी आते हैं। पॉइंट 3, पाकिस्तान का कोई बंदा बाहर के मुल्क में यूनाइटेड नेशन में नौकरी करा था, तो उसको जो यूनाइटेड नेशन से पैसे मिलने हैं रिटायरमेंट के बाद, जिसको पेंशन कहते हैं, वो माफ है। अगर जब वो नौकरी करा था यूनाइटेड नेशन में, तो हमने उसकी सैलरी भी माफ की हुई थी। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी नौकरी इन यूएन, नौकरी पुरानी यूएन में थी। आगे होके बैठ ना, बैग्स पड़े। तो एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी नौकरी इन यूएन, इट विल बी एग्जाम्प्ट if the person's salary from employment was exempt। ये एग्जाम्प्ट होगी अगर आपकी सैलरी भी एम्प्लॉयमेंट से माफ थी। तो सादा सी बात लिख लें, यूएन के एम्प्लॉय की पेंशन तब माफ है जब उसकी सैलरी भी माफ थी। यूएन के एम्प्लॉय की पेंशन तब माफ है जब उसकी सैलरी भी माफ थी। क्लास में कोई भी तस्वीर आप बोर्ड की किसी चीज़ की ले, आइंदा बीच में कोई स्टूडेंट आया या पता चला, तो वो फिर मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, तो क्या लिखवाया है? हाँ, एम्प्लॉय की पेंशन तब माफ है जब उसकी सैलरी भी माफ थी। पहला पॉइंट ये है कि डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में आए होते हैं, उनकी इनकम माफ है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उनकी सैलरी माफ थी तो उनकी पेंशन भी माफ है। जी, पाकिस्तान में फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी बाहर की गवर्नमेंट के नौकर, ये अक्सर एज ए एम्बेसडर पाकिस्तान में आते हैं। तो बाहर की गवर्नमेंट का जो नौकर है, उसको पाकिस्तान में कमाई गई सैलरी माफ है अगर वो 3 शराइत पूरी कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे कनाडा का एम्बेसडर है, पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं एम्बेसडर के, तो कनाडा का एम्बेसडर है, वो पाकिस्तान में आया हुआ है,
तो ऐसी सूरत में उसकी सैलरी जो पाकिस्तान में कमा रहा है वो माफ होगी अगर वो कनाडा का सिटीजन है, वो पाकिस्तान में वही सर्विसेज दे रहा है, वो पाकिस्तान में वही सर्विसेज दे रहा है जो पाकिस्तान का बंदा कोई एम्बेसडर कनाडा में दे रहा हूं। और तीसरी शर्त, निहायती बच्चों वाली बात, ये करते हुए भी हमें शर्म आ रही है, हम उसकी सैलरी पाकिस्तान में तब माफ करेंगे जब तुम हमारे बंदे की सैलरी उधर माफ करो। ये कंजूस पुना होता है लॉ मेकर का, इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए थी, मुल्क का वकार पे ठेस आती है। इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, पढ़ें। सैलरी रिसीव्ड बाय ठीक है, पढ़ लें आप लोग ही, पढ़, मैं फिर जा रहा हूं। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर टू फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जाम्ड। Following are the sharait. The employee is a citizen of foreign country and not a citizen of Pakistan. Employee performs a similar service as performed by federal government as performed by our employees in foreign country. जब जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज बाहर के मुल्कों में सर्विस दे रहे हैं, foreign government gives a similar exemption to employees of, बाहर वाले भी हमारे बंदे की इनकम को माफ करें तो हम फिर तुम्हारे बंदे की इनकम को माफ करेंगे। माफ चल रहा है इधर। जिन मुल्कों के दरमियान बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, जैसे चाइना वगैरह और इधर उधर, तो फिर उन मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, उन मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स, जिसपे पाकिस्तान ने टैक्स नहीं लगाना। कल हम थोड़ी सी क्लास लेंथी करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी एक्स्ट्रा कर लेंगे। पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स, जिसपे पाकिस्तान ने टैक्स नहीं लगाना, अंडर एग्रीमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स। तो लिखें पाकिस्तान और दूसरा मुल्क मुल्की लेवल पर, पाकिस्तान और दूसरा मुल्क मुल्की लेवल पर अग्री कर लेते हैं पॉज करें। तो पाकिस्तान और दूसरा मुल्क मुल्की लेवल पर, मुल्की सतह पर एग्री कर लेते हैं कि हम एक दूसरे मुल्क के बंदों की इनकम, बोलें, एक दूसरे मुल्क के बंदों की इनकम माफ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। दो या दो से ज्यादा मुल्कों के दरमियान आपस में कोई एड एग्रीमेंट हुआ, मदद का एग्रीमेंट हुआ, या किसी मुल्क ने हमें पाकिस्तान में आके ब्रिज बना के देना था, टनल बना के देनी थी, कोई और काम करना था, तो इन बाहर के मुल्कों के बंदे अक्सर पाकिस्तान में नजर आते रहते हैं। तो एड एग्रीमेंट, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, एड एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड अ
फॉरेन गवर्नमेंट, या एड एग्रीमेंट बिटवीन अ फेडरल गवर्नमेंट एंड अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हु इज हु? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है और है। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होगा वो, जो बाहर से सैलाब ज़दगान को निकालने आया हुआ है, shall be exempt if mentioned in the aid agreement between federal and foreign government, where the individual is either a, वो पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को महीने 2 के लिए निकाले, इधर ही बैठ ना जाए, या फिर अगर ज्यादा काम बढ़ जाए तो फिर रेजिडेंट भी बन सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन काम करते करते रेजिडेंट बन गया। और जो मदद का एग्रीमेंट है, अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ है, क्योंकि वो कभी कभी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकता है, अगर मदद का एग्रीमेंट किसी फॉरेन कंट्री के साथ है तो उसके पास उस मुल्क का आईडी कार्ड होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि उसको तनख्वाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं देगी, उसको तनख्वाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस चंदे में से देगी जो चंदा बाहर के मुल्क से आया है। तो जब ये 3 शराइत पूरी हो जाएंगी तो पहले मुझे बेनिफिट बताएं, फिर उसके बाद जो है वो कंडीशंस बताएं। बेनिफिट ये है कि बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए किसी हादसे में, तो उनकी इनकम हम माफ करने लगे हैं, उनको जो उनके काम की तनख्वाह मिल रही है उनकी इनकम माफ करने लगे हैं, अगर वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं हैं, वो रेजिडेंट नहीं हैं, वो दूसरे मुल्क के सिटीजन हैं और उनको सैलरी उसी चंदे में से दी जाए जो पाकिस्तान को पैसे दिए गए। ये बात थी। लेकिन अगर कोई एड एग्रीमेंट नहीं है, एड एग्रीमेंट में तो आमतौर पे जो है वो सिर्फ कोई हादसा वगैरह होता है तब लोग आते हैं, नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट बाहर के चाइना वाले अक्सर आए होते हैं ब्रिज बनाने के लिए, फलां काम करने के लिए, तो उसमें इसने सैलरी का लफ्ज़ यूज नहीं किया, उसमें इसने लिख दिया एनी इनकम माफ है, एनी इनकम, ऊपर सैलरी का लफ्ज़ यूज किया था, नीचे एनी इनकम। एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन वर्किंग एज अ contractor, consultant, expert on a project in Pakistan shall be exempt from if provided, provided का मतलब लिख लें mentioned, if mentioned, provided for का मतलब if provided for, provided for का क्या मतलब है? mentioned, if mentioned in a unilateral or bilateral, unilateral तो नहीं लिखा हुआ, बाइलेटरल 2 मुल्कों के दरमियान, मल्टीलेटरल 1 से 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट shall be exempt from tax if provided for mentioned in a bilateral or multilateral agreement between the federal government and a foreign government or public interest. If इधर ये जो A है ये शिफ्ट हो गया B में, the individual is either a non-resident or resident because of service under the एग्रीमेंट, और एड का लफ्ज़ इधर से उड़ गया, और इसमें लिखा था सैलरी इज पेड फ्रॉम फंड्स गिवन, इसमें लिखा था इनकम इज पेड आउट ऑफ फंड्स गिवन, फिर बाहर वाले एक्स्ट्रा चंदा भी देते हैं उसमें से, तो ये सी और सी सेम हो गया और ए और बी सेम हो गया। अच्छा, और अगली बात, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स गिवन, ये बात ऊपर कहीं नहीं लिखी थी, ये नहीं लिख लें इसको। द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स गिवन, ये जो प्रोजेक्ट है उसमें से अच्छा खासा फाइनेंस बाहर के मुल्क से आ गया, थोड़ा सा फाइनेंस पाकिस्तान के मुल्क से आ गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें दोनों मुल्कों को फायदा हो रहा हो, तो कोई ऐसे बीच में रास्ते बनाते हैं। द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स गिवन बाय फॉरेन कंट्री, फंड्स गिवन बाय फॉरेन कंट्री या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फंड्स गिवन बाय फॉरेन कंट्री। ओके, कल से हमने चैप्टर 16 शुरू करना है, जरा अब जरा तसल्ली, अच्छा देख आइएगा। अच्छा अब माय डियर ये देखें, एड एग्रीमेंट, अगर एड एग्रीमेंट पाकिस्तान का किसी फॉरेन कंट्री से है या पाकिस्तान का एड एग्रीमेंट किसी, जल्दी बोलें, किसी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, तो ऐसी सूरत में एड एग्रीमेंट के जरिए जो भी लोग आए हैं बाहर के मुल्क से उनकी सैलरियां माफ हैं सिर्फ, अगर क्या शराइत हों, वो नॉट अ सिटीजन ऑफ बल्कि अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, और दूसरा नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये रेजिडेंट सोनली बिकॉज, और तीसरा
सैलरी उनको उसी पैसे से दी जाए। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक्सपर्ट्स वगैरह आए हैं बाहर के मुल्क से, तो फिर ऐसी सूरत में उनके कोई भी पेमेंट उनको जो की रही है वो माफ है। अगर प्रोजेक्ट को चलाएं बाहर के पैसे से, तनख्वाह भी दें बाहर के पैसे से, और वो बंदा रेजिडेंट ना हो, तो ये शराइत पूरी हो गई, तो फिर ये वो वाली भी माफ हो जाएगी। अच्छा, पॉइंट 4, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कभी कभी जैसे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करना आर यूजुअली कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज। गवर्नमेंट उनको देती है लोन इस काम के लिए, गवर्नमेंट उनको लोन देती है। कोई इंडिविजुअल कहता है कि मैं जो है वो ब्रिज बनाता हूं क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, तो गवर्नमेंट कहती है जाहिर बात है तुम्हारे पास बंदे वगैरह हायर करना, मशीनें हायर करने के पैसे तो नहीं है, ठीक है तुम्हारी अकल को हम तस्लीम करते हैं लेकिन तुम्हें उधार दे देते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स और ग्रांट्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स और ग्रांट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, लिख देते हैं ना हम, टू कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और कंपनीज। इंडिविजुअल्स और कंपनीज कौन होंगे? कॉन्ट्रैक्टर्स। ये पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स की बात होने लगी है, वो बाहर के मुल्क के थे। अच्छा, गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स और ग्रांट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। किस दिन ठंडे होके बैठे होते हैं आप लोग, रिलैक्स चिल। बड़ा जानवर कर रहे हैं, दरमियाना जानवर कर रहे हैं, बहुत बड़ा जानवर कर रहे हैं। ऊंट, ऊंट किसी ने कभी कुर्बानी की? ऊंट की कुर्बानी देखी? देखिए, चलें जी पढ़ें। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स such as bridge construction are usually carried out by individuals or companies. The government provides loans or grants to contractors for these projects and may in certain cases exempt their incomes. तो गवर्नमेंट उनको दो तरह से देखें बेनिफिट दे रही है। नंबर 1, एक तो किसी इंडिविजुअल, असल में उसके पास अकल है ना जिसकी वजह से उसको बेनिफिट मिल रहा है। एक तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट उसको दे रही है कि उसकी लोन दे रही है उसको पहले काम करने के लिए, और बाद में उसकी इनकम भी माफ करी क्योंकि वो गवर्नमेंट को ब्रिज बना के दे रहे हैं। तो ये बात अंग्रेजी में लिखी हुई है, जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस्ड लोन्स एंड ग्रांट्स एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन। असल लाइन ये पढ़ें, फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन, ये हाईलाइट करें। फेडरल गवर्नमेंट कुछ लोगों की इनकम माफ कर दें। जिन इलाकों में बहुत ज्यादा मिलना मिलाना है, घरों में आना जाना है, वो जरा मोहतात होकर ईद पे रहिएगा, ठीक है? जिस तरह कोरोना में दूर भागते थे, मतलब बस मिल के आ गए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू जी, खैरियत से हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आए पूरा दिन, मिले और बस इसी तरह हो। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दिन थोड़े रह गए हैं, ये गिने चुने महीने रह गए हैं, और एक एक दिन जो गुजर रहा है वो अजीब तरीके से गुजर रहा है, वो एक एक लम्हा आपको पेपर के करीब कर रहा है, और दिन बहुत कम रह गए हैं, पता ही नहीं चलना ये दिन कैसे ख़त्म होने। ये आपका ख्वाबो ख्याल है कि दिन बड़े पड़े हैं, आपको पता नहीं इतनी तेज़ी से गुजरते हैं दिन, जैसे हवाई जहाज़ सर के ऊपर से गुजर जाता है। फेडरल नहीं, ये बात ना करो कि मैंने एक दो और बातें कर दी तो आप उठ के रिवीजन के लिए चले जाओगे, ये वाला भी करना है आप लोगों ने। फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो फेडरल गवर्नमेंट केस टू केस बेस पे कुछ लोगों की इनकम माफ कर सकती है, लेकिन किन की? ये बड़ा फिक्रा टफ सा है याद करने के एतबार से। ऑफिशियल डेवलपमेंट करना चाह रही है, जैसे देखें ब्रिज बनाना, इसके लिए लोन फाइनेंसिंग के जरिए असिस्टेंस दे रही है। बोले गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? ऑफिशियल डेवलपमेंट, इसके लिए लोन फाइनेंसिंग के जरिए असिस्टेंस कर रही है। तो इस तरतीब से बेशक याद कर लीजिएगा, तरतीब से मतलब ये
ऑफिशियल डेवलपमेंट होने लगी है, ऑफिशियल डेवलपमेंट होने लगी है लोन फाइनेंसिंग के जरिए, और ये एक मदद की फॉर्म है जो गवर्नमेंट कर रही है। तो मुश्किल सर आपसे अगर याद हो सके तो याद कर लें, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसको इस तरह कर लें, याद करने के लिए एक आसान काम कर लेते हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस बाय फाइनेंसिंग लोन्स, अगलों को लोन देना, बाय फाइनेंस लोन्स। बाय का लफ्ज लिखें शायद फिर याद रह जाए, इतना घर में टफ एफर्ट भी ना करनी पड़े। एंड ग्रांट्स इन एड, और ग्रांट्स इन एड का मतलब होता है चंदा, जरूरत के वक्त देती है गवर्नमेंट। ओके, इसको स्किप करते हैं, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे। मुबारक हो जी, हमारा सेक्शन तो मुक गया, चैप्टर पीछे कुछ भी नहीं रह गया। प्रेसिडेंट ऑनर्स और प्रॉफिट ऑन डेट है, बाकी 2-4 लाइनें हैं अगले सफ़े पे, लेकिन वो आसान सी हैं, वो कोई इतनी टेंशन नहीं है। इधर आए अभी, पहले ये वाला करें, प्रेसिडेंट्स ऑनर, फिर उसके बाद इस चैप्टर की एक समरी भी देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑनर्स, तो प्रेसिडेंट साहब ने आपको जो है वो कोई इनाम दिया है, यानी प्रेसिडेंट ने आपको इनाम देने के 2 तरीके हैं, लमसम भी दे सकता है, और दूसरा जो है वो मिसाल के तौर पे आपने मैट्रिक अच्छे नंबरों में पास कर लिया तो आपको लमसम भी इनाम दे सकता है, हर महीने आपके कुछ पैसे भी लगवा सकता है। तो जैसे शोहर बीवी को तलाक देने के ऊपर, वो भी तो प्रेसिडेंट, अच्छा, तो शोहर बीवी को तलाक देने के ऊपर लमसम भी पैसे दे सकता था और साथ साथ थोड़े थोड़े पैसे भी हर महीने देता रहता था। हमने दोनों को ही माफ़ किया था क्योंकि शोहर की तरफ से मिल रहे हैं, तो इधर प्रेसिडेंट की तरफ से मिल रहे हैं। एन अलाउंस, अलाउंस होता है यानी कि मंथली या एनुअल, और मॉनेटरी अवार्ड होता है वन ऑफ, तो एक ही दफ़ा दे दे तो भी या हर महीने देता रहे तो भी माफ़ है, क्योंकि मिल किसकी तरफ से रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर, अच्छा पाकिस्तान। An allowance attached to any honor, award or medal given to a person by the President of Pakistan shall be exempt from tax, and any monetary award one off होता है, यानी एक दफा 5 लाख 10 लाख दे दिया, चल जान छड़। And any monetary award to a person by a President of Pakistan shall be exempt from tax. इंटरेस्ट इनकम नॉन रेजिडेंट्स की माफ है अगर वो 4 शर्तें पूरी कर दें। इंटरेस्ट इनकम नॉन रेजिडेंट्स की माफ है अगर वो 4 शर्तें पूरी कर दें। वो 4 शर्तें ये हैं, पाकिस्तान की कंपनी है रॉयल फैन, उसको जरूरत पड़ी बाहर के मुल्क से लोन लेने की। रॉयल फैन ने कहा कि हमने एसी वाले हेलमेट बनाने हैं, तो इसको बाहर के मुल्क से लोन लेने की जरूरत पड़ी। बाहर वाले आपको पता है दीवाने थे, उन्होंने लोन दे दिया। अब पाकिस्तान की कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है और बाहर वालों के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है। ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। तो लिखें इंटरेस्ट इनकम ऑफ फॉरेनर्स, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, पहली लाइन में जहां प्रॉफिट ऑन डेट लिखा हुआ है। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब लिख लेना, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल साइड पे निकल जाएं, पत्तों की, समुद्री, रनाला खुर्द, और इन एरियाज वाले लोग अगर ट्यूसडे को इन्होंने छुट्टी की, पाक पतन, तो इनके साथ वो होगा जो दुनिया। अच्छा जी, तो हाँ जी, नहीं सियालकोट वाले भी तो करीबी हैं, सियालकोट वाले तो करीबी हैं। सियालकोट तो ईद के दिन सुबह भी चले आप लोग फजर पढ़ के तो ईद की नमाज तक पहुंच सकते हैं, सियालकोट की तो कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट की माफ है अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं। वो 4 शर्तें ये हैं कि आपने जो लोन लेना है वो बाहर के मुल्क में जाके लेना है रॉयल फैन ने, और लोन यूज करने पाकिस्तान में, लेना बाहर के मुल्क है, यूज करने पाकिस्तान में, और आपने इंटरेस्ट उनको देने बाहर के मुल्क में। जाहिर बात है वो तो बाहर है ना, इंटरेस्ट तो बाहर के मुल्क में भेजेंगे ना, उनसे पैसा पकड़ के ले आएंगे। पैसा पकड़ के ले आएंगे कहां? पाकिस्तान। प्रोजेक्ट में कहां लगाएंगे? पाकिस्तान। साल के एंड पे अगर प्रोजेक्ट ने कुछ कमाया तो उनको
इंटरेस्ट इनकम भेजेंगे, वो उनके लिए इंटरेस्ट इनकम होगी, आपके लिए इंटरेस्ट, आपके लिए तो बिजनेस के चैप्टर में वो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, कोई मसला नहीं, उनके लिए ये इनकम माफ है अगर आपने लोन लिया बाहर के मुल्क और इस्तेमाल किया पाकिस्तान में, आप और वो जानने वाले नहीं है, एसोसिएट्स ना हो, और अगली शर्त ये कि पैसे आपने उनको बाहर के मुल्क भेजने हैं, पाकिस्तान में नहीं रखने वो पैसे, उनका अगर पाकिस्तान का अकाउंट नंबर हो वहां ट्रांसफर ना करें, पैसे उनको बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर करें। और आखिरी बात ये कि सारे अरेंजमेंट को बोर्ड से अप्रूव कराएं। तो ये एक आसान सा सेक्शन है, प्रॉफिट ऑन डेट। अ रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान रेजेस अ लोन बाय इशूइंग बोर्ड से अप्रूव करा के बॉन्ड्स टू अनजान इंडिविजुअल्स इन यूएस। तो बस हाईलाइट कर लें रेजेस अ लोन। तो पाकिस्तान की कंपनी ने लोन रेज की है, किन लोगों से? अनजान लोगों से। किससे अप्रूव करा के? बॉन्ड्स, बोर्ड से। बॉन्ड्स वगैरह अप्रूव कराते हैं ना, यानी सबूत के तौर पे वो सफा देते हैं, उसे बॉन्ड्स कहते हैं। द लोन इज यूज कहां करना है? फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इन, एंड इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड, और इंटरेस्ट बाहर के मुल्क में उनको देना है, पाकिस्तान में नहीं देना। As per tax exemption conditions, the interest received by the individuals is exempt from tax. Foreign individuals लिख लेना, interest received by foreign individuals यानी non resident individuals, यहां पे interest received by non resident individuals is exempt from tax in Pakistan because चार बजे बताएं, 4 बजे, because parties are not, the bonds were issued, the interest is paid and security is approved by, ये 4 शर्तें पूरी हो रही हैं। एक शर्त इसमें यह भी है साथ उसने जिक्र की कि ये लोन आपने आम लोगों से लेना है, जनरल पब्लिक से लेना है, वाइडली मींस आम लोगों से लेना है लोन। ये नहीं कि किसी बाहर के बैंक से लोन ले लेंगे, फिर नहीं, ये वाइडली इशू करना है, यानी बाहर के आम लोगों से लोन लेना है, और आपने अखबार में इश्तिहार लगा देना है बाहर के मुल्क में, यानी हर आम बंदा आपको लोन दे सके। ऐसा ना हो किसी खास एक ही बंदे से लोन लेने जा रहे हो। तो पढ़ते हैं पहले, एनी इंटरेस्ट, एक मिनट, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन अ सिक्योरिटी, का मतलब देखे ना, डिबेंचर, बॉन्ड इशूड बाय अ रेजिडेंट shall be exempt from tax if we and they are not, and the security was widely issued। लोन वाइडली लें, वाइडली का मतलब है जनरल पब्लिक से लें, मतलब ये नहीं किसी खास एक दो बंदों को जाके कह दिया यार ट्रंप साहब मुझे लोन दे दें, ये कर दें, वो कर दें, मैं आ जाऊंगा। वाइडली इशू करें, सारे लोन दे सकें आपको। द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन लिखें, कंपनी बी, रेजिडेंट पर्सन लिखें, कंपनी बी। रेजिडेंट पर्सन ने लोन लिया, लेकिन लोन लिया कहां है? आउटसाइड पाकिस्तान। और लोन यूज कहां करना है? अगली शर्त, इंटरेस्ट इज पेड एंड सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। तो फिर ऐसी सूरत में क्या माफ होगा? बोले इंटरेस्ट इनकम। किसकी इंटरेस्ट इनकम? नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ हो जाएगी। जी अब पूछें। हाँ फिर नहीं। सेक्शन 49, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये बात तो 12 आपसे हो चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। ये किताब एंड पे कैसे पहुंच गए, कितना आगे? द इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट ने किसको टैक्स जमा करवाना है? अपने आप को टैक्स जमा करवा देगी फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर उस टैक्स पे फिर दोबारा टैक्स लगाएगी, फिर यही करती रहेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इसलिए टैक्स जमा। एंड सिमिलरली द इनकम ऑफ प्रोविंशियल और शेल ऑल्सो लिखें, शेल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रोविंशियल से मुराद सूबों की, और लोकल गवर्नमेंट से मुराद नाजिम या इस टाइप की कोई हुकूमत, तो ये इनकम्स भी माफ है। लेकिन अगर एक सूबा दूसरे सूबे में जाके टांग रखे, एक सूबा दूसरे सूबे में जाके टांग रखे और बिजनेस कमाए, तो फिर वो माफ। इसीलिए हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया था, ताकि अगर वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए तो उस पर हम कंपनी के रेट पे टैक्स मांग सकें। However, income from business derived by a provincial or local government from a business outside its इलाका will be chargeable to tax।
लेकिन सिर्फ कौन सी इनकम? बिजनेस, बाकी कोई नहीं। बिजनेस इनकम अगर अपने एक इलाके से दूसरे इलाके में जाके कमाए, फिर नहीं, फिर भी टैक्स। अ पर्सन मेकिंग द पेमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट शेल नॉट डिडक्ट टैक्स। कोई बंदा भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट को पैसे देते हुए टैक्स नहीं काटेगा। आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, बल्कि आप कहें टैक्स तेरा तो बड़ा टैक्स है, तू बड़ा कमा रहा है, चल मैं टैक्स काट रही हूं, मैं अपने पास रख लेता हूं। तो गवर्नमेंट को पेमेंट्स करते हुए टैक्स जिंदगी में नहीं काटना, ये तो सादा सी बात है। गवर्नमेंट को आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो टैक्स, अब ये ना कहेगा मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा हूं, गवर्नमेंट तो बहुत कमा रही है, इस पर कुछ ना कुछ टैक्स बनता है, चलो मैं काट लो। गवर्नमेंट पे टैक्स ही नहीं तो फिर टैक्स काटना क्यों है? तो लिखिए कोई बंदा गवर्नमेंट को नहीं काटेगा, सॉरी कोई बंदा गवर्नमेंट का टैक्स नहीं काटेगा। कोई ऐसे बोला करे ना, कोई बंदा गवर्नमेंट का टैक्स नहीं काटेगा। और मेरे मोबाइल पे 222 हो गए हैं, जब मेरे मोबाइल पे 333 होंगे तो इंशाल्लाह हम आपको 5 मिनट बाद फारिग कर देंगे। अच्छा, तू अगर रे को थोड़ा सा साइलेंट रखा करें, अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना ले जो इनको रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर ये कंपनी बना लें तो फिर वो कंपनी टैक्स दिया करेगी, फिर उस कंपनी को टैक्स माफ नहीं है, फिर वो कंपनी, हालांकि गवर्नमेंट अपने आप को वो टैक्स दे रही होगी, लेकिन फिर टैक्स देना पड़ेगा। क्या करें हम? तो फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कंपनी बना के काम शुरू कर दिया, एक तो है ना फेडरल गवर्नमेंट अपने नाम से काम शुरू करे, फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना ले, बात होगी, बात कंपनी बनाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी बना ले तो फिर क्या होगा बताएं? उस कंपनी को फिर टैक्स देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेशन कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल और या कंपनी सेट अप ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, जो भी बना ले, जो जिस मर्जी नाम से कंपनी बना ले। अच्छा, अब मुझे नहीं, अब मुझे आप ये बताएं कि आखिरी डेडलाइन में उसने लिखा है कि कुछ लोगों ने कहा था कि अल्टीमेटली ये पैसा तो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, यानी गवर्नमेंट जो कमाया वो पैसा, कहते हैं मुझे ये बातें ना सुनाओ, चल 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 निकल। द अबव रूल अप्लाइज इग्नोरिंग द फैक्ट दैट अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ पैसा रिजाइड्स विद द, अल्टीमेटली तो वो टैक्स जो आया वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही जाना है। कहते हैं इन बातों मुझे ना बस डन। तो लिखें अबव रूल अप्लाइज इग्नोरिंग का मतलब लिख लें, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, लेकिन फिर भी लगेगा सही। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, लेकिन फिर भी लगाएंगे। पुत्र लो और आ गया, वो बस में सोए रहते हो, बस वो वापस चल पड़ती है, अद्धे रास्ते में जाके ओहो मैं तो वापस जा रहा, पता नहीं क्या लिखवा रहा था। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन फिर भी लगेगा। ओके जी भाई। अच्छा भाई, ये तो आप लोगों ने पहली 2-3 लाइनों में इतने सवाल कर दिए जो आज तक मुझे सिलेबस खत्म करवाना है मैंने। मुझे सिलेबस प्लीज जो मैं चाह रहा हूँ मुझे करवा लेने दें। पता नहीं आप लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे खुला खुला माहौल है हमारे पास, जितना मर्जी जो मर्जी करते रहें। हाँ, हम हमारा रॉयल फैन ने जो बाहर के मुल्क में इंटरेस्ट पे किया वो रॉयल फैन का खर्चा है, इंटरेस्ट, और उन लोगों की इनकम है। पढ़ें जी आगे, सेक्शन 53, सेक्शन 53, द इनकम स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेकंड शेड्यूल में जो इनकम्स बताई गई हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। सेकंड शेड्यूल हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा है, वो हमने कभी आपको खोल के नहीं दिखाया और इंशाल्लाह कभी खोल के दिखाएंगे भी नहीं। तो सेकंड शेड्यूल हमारे लॉ का एक हिस्सा है। उसकी एक मिसाल लिख लें, मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स। ये शायद आपको पता हो माफ है, और ये कहां लिखी हुई है?
सेकंड शेड्यूल में। लेकिन सेकंड शेड्यूल कहाँ है? सैलरी के चैप्टर में कहीं हल्का फुल्का हमने लिखा होगा कहीं सेकंड शेड्यूल का लफ्ज, छोड़े परे। बहुत सी इनकम्स ऐसी हैं जिन पे लोअर रेट लगता है। इसकी मिसाल दे दें, डिविडेंड के ऊपर मेरे ख्याल से एक जगह पे 7.5% भी था, 7.5% था ना, तो डिविडेंड पे एक जगह 7.5% भी था, चैप्टर 4 में पढ़ा था। और अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, कुछ लोगों को टैक्स क्या हो जाता है, माफ हो जाता है, जिसे हम अक्सर कहते हैं टैक्स क्रेडिट। असल में सेकंड शेड्यूल ना कई किस्म की छूट देता है। लिखें छूट, रिलैक्सेशन, 4 किस्म की हैं, छूट या रिलैक्सेशन 4 किस्म की। रिलैक्सेशन 4 किस्म की है। नंबर 1, या तो सिरे से इनकम ही माफ कर दो, ये एक छूट देने का तरीका। दूसरा छूट देने का तरीका, लोअर रेट लगा दो। तीसरा टैक्स देने का तरीका, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर दो टैक्स रेट देके। और चौथा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस, जा तेरे पे ये रूल लगता ही नहीं, जा तेरे पे ये रूल लगता ही। कुछ लोगों को हम ये कह दें, जाओ लॉ की प्रोविजन तुम्हारे पे लगती ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इधर लिख दें, जैसे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसको आप पॉइंट ए में भी डाल सकते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एग्रीकल्चर लैंड वाले को छूट दे दी है ना, तो एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगता। तो आप बता दें उससे लॉ की प्रोविजन रेंटल इनकम पे टैक्स मांगा जा रहा है या रेंट पे माफ किया जा रहा है। बल्कि इसको इस तरह लिख लें, सेक्शन 15 था ना रेंटल इनकम वाला, याद है इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन 15 था, 15A था, फिर डिडक्शंस, तो 15, तो बोले सेक्शन 15 एग्रीकल्चर लैंड के रेंट पे नहीं लगता, इस तरह लिख लें। सेक्शन 15 एग्रीकल्चर लैंड के रेंट पर नहीं लगता, सेक्शन 15 एग्रीकल्चर लैंड के रेंट पर नहीं लगता, यानी छूट मिल गई ना। फिर आप बता दें छूटें कितने किस्म की हैं? 4 किस्म की। नीचे आए पहले, सेक्शन 54, एनी प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, यानी हमारे लॉ से बाहर निकल के बात करें, एनी प्रोविजन इन विच एग्जेम्प्ट एनी टैक्स अंडर अवर लॉ, नीचे आए, शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। दोबारा पढ़ें, एनी प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, यानी ये वाला पहली वाली लाइन ब्रेड है, आखिरी वाली लाइन ब्रेड है, ये दरमियान में 4 किस्म के कबाब हैं। अच्छा, एनी प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, एनी प्रोविजन इन which reduce the tax under our law shall have no legal effect। दोबारा पढ़ें, any provision in any other law, any provision in any which reduce the tax under our law shall have no legal effect। एंजॉय करें आखिरी दफा, any provision in any other law, any other law यानी हमसाए वाले हमारे घर में इंटरफेयर करें ऐसी की तैसी, any provision in any other law which exempt the लगना of any line of this law, जो हमारे लॉ की लाइनें कहते हैं लोगों पे नहीं लगती, shall have, और ठंडा होके एंड पे कहा unless हम खुद आने दें अगलों को, unless it is also mentioned in। आप बताएं हमारे लॉ ने किसी और लॉ को अपने अंदर घुसने दिया? जी बिल्कुल। आज सुबह सुबह हमने कहा था कि अगर कौंसलर एंड प्रिविलेजेस एक्ट और यूनाइटेड नेशन एक्ट वाले किसी बंदे की इनकम माफ कर दें तो हम भी माफ करते हैं। हमने तो खुद दूसरे लॉ को अपने अंदर घुसने दिया है, तो अगर हम खुद अलाउ कर दें दूसरे लॉस को तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन जनरल रूल कुछ और है। जनरल रूल माय डियर ये लिखा हुआ है, अनलेस को तो छोड़ें। जनरल रूल क्या है? कोई और कानून बोले हमारे कानून की किसी इनकम को माफ नहीं कर सकता, ऐसा ही है। कोई और कानून हमारे कानून का टैक्स कम नहीं कर सकता। कोई और कानून हमारे कानून का टैक्स कम नहीं कर सकता। कोई और कानून
हमारे कानून की कोई लाइन किसी को माफ करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्लियर जी? क्या मतलब इसमें क्या है बताएं आप क्या? अच्छा याद तो लिख लें कोई और कानून, हाँ लिख लें कोई और कानून हमारे कानून में कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकता अनलेस हम खुद मान लें ना। कोई और कानून हमारे कानून की इनकम्स वगैरह माफ नहीं कर सकता। कोई और कानून हमारे कानून की इनकम्स वगैरह माफ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा हमारा कानून खुद तो ऐसा कर सकता है ना। हमारे कानून में कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो ऐसा करने की इजाजत दे रहा है? सेकेंड शेड्यूल। अच्छा ये आपको पता है न्यूमेरिकल्स में अगर कोई इनकम माफ होती है उसको ऐड करते हैं और ऐड करके बाद में लेस करते हैं। Where any income is exempt, it shall be included in total income. However, लिखें इसीलिए हम ऐड लेस करते हैं न्यूमेरिकल के फेस पे, इसीलिए हम ऐड लेस करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम्स को। चाचा ने चाची को खाला को कॉल करेंगे, वॉइस नोट भेजेंगे ईद पे। ईद के दिन इंशाल्लाह हम खोलेंगे ग्रुप्स को, जरा देखिएगा तो सही आप, खुला के आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, किस किस के घर गए, किस किस को मुबारक दी। इतना टाइम नहीं आपके पास? अच्छा आगे चलें। ईद की तस्वीरें तो नहीं, यानी कि मैं मस्जिद में एंटर हो गया हूँ, अब मैं नमाज पढ़ा हूँ, मेरे रुकू की तस्वीर खींचो, उस मेरे सजदे की तस्वीर खींचो, मैं हज के ऊपर जो है वो अब तो इस मौके पे पहुंच गया हूँ, मैं तो 2 बजे चला जाया करता था तहज्जुद पढ़ने। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 फेडरल गवर्नमेंट, वो बोले ना फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड, पाकिस्तान के फाइनेंस फेडरल मिनिस्टर से इजाजत लेके अमेंड द सेकेंड शेड्यूल, अमेंड द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं बाय एडिंग एनी क्लॉज, ओमिटिंग एनी क्लॉज और चेंजिंग एनी क्लॉज। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मतलब किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या समझाने वाली बात थी। चलें आगे, अगली 2 लाइनें छोड़ें, तो पहले उससे नीचे आए। फेडरल गवर्नमेंट बताया करेगी नेशनल असेंबली को सारी अमेंडमेंट्स जो इसने सेकंड शेड्यूल में की हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर। फेडरल गवर्नमेंट बताया करेगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने सेकंड शेड्यूल में क्या अमेंडमेंट्स की हैं। ये तजस्सुस बढ़ता जा रहा है और तजस्सुस बढ़ते बढ़ते बात यहां तक पहुंच जाती है कि लोग दीवारों के साथ कान लगा के सुन रहे होते हैं कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। तो इससे पहले कि बात इस नौबत तक पहुंचे और लोग दीवारों के साथ कान लगा के सुने कि अंदर क्या गुफ्तगू शुनीद हो रही है, हम उससे पहले ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल लेते हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोलकर देखते हैं, और चपेड़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोलकर देखते हैं कि जब सारे सेक्शंस खत्म होते हैं तो उसके बाद क्या आता है। लो जी सारे सेक्शन खत्म हो गए, सारे सेक्शन खत्म हो गए, फर्स्ट शेड्यूल आया, फर्स्ट शेड्यूल खत्म हुआ तो आया सेकंड शेड्यूल। नहीं खत्म हो रहा फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल ही नहीं खत्म हो रहा, अल्लाह तेरा भला करे, फर्स्ट शेड्यूल ही नहीं खत्म हो रहा। ये आ गया जी सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में 4 किस्म की एग्जेम्पशंस हैं, या तो इनकम्स में ऐड नहीं होंगी, या टैक्स रेट रिड्यूस होंगे, या रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी होगी, या एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस होगी। आप सफा नंबर 555 से लेके
45 सफ़े हैं जहां हम जाके देख लेते हैं कि सेकंड शेड्यूल ने क्या क्या चीज़ें माफ़ की हुई हैं, और सफ़ा नंबर 609 से जाके 624 तक हम देख लेते हैं किन किन लोगों के पाकिस्तान में टैक्स रेट रिड्यूस हैं और किन किन लोगों पे लॉ की प्रोविजंस नहीं लगनी। उसके बाद हमारा थर्ड शेड्यूल आ जाएगा जिसमें डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं, क्योंकि याद रखिएगा थर्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर माय डियर हमें दिए हुए हैं टैक्स के रेट्स, जिसको हम टेबल 1 और 2 कहते हैं। तो हम डायरेक्ट जाते हैं पेज नंबर 555 के ऊपर, और पेज नंबर 555 के ऊपर जाके हम देखते हैं, ये ओरिजिनल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, कि जाके सेकंड शेड्यूल ने क्या क्या कहा हुआ है। तो देखते हैं जी सेकंड शेड्यूल क्या क्या सेकंड शेड्यूल कह रहा है। अब आप लोग तो ना खोले ना कुछ। सेकंड शेड्यूल कह रहा है इनकम्स ऑफ फॉलोइंग पर्संस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, इन सारे लोगों की इनकम्स माफ हैं, बहुत सारे लोग बता दिए इनकी इनकम्स माफ हैं। कौन कौन लोग हैं जिनकी इनकम्स माफ हैं? अकमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेएबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसे मिलेंगे कहते हैं माफ है सारे। एक क्लास में 9,41,000 थे और जो टेस्ट आया था आपका उसमें भी पता नहीं 7 मिलियन कितने की अमाउंट थी कोई, वो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रही थी। कहते हैं ये सब हम माफ करते हैं और भी बहुत कुछ माफ कर रहे हैं लोगों को। कहते आके देख लो हम लोग किन लोगों को क्या क्या माफ कर रहे हैं, तो हमारी बला से। बहरहाल क्लास 43 इज ओमिटेड, क्लास 44 इज ओमिटेड, क्लॉज 45 इज ओमिटेड। लोगों को माफ करते हैं, फिर अगले साल गवर्नमेंट को ख्याल आता है नहीं माफ करना चाहिए था, तो फेडरल गवर्नमेंट और बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर मे ओमिट एनी क्लॉज, मे ओमिट एनी क्लॉज। मुझे तो लगता है ओमिट कर करके लुट मचा दी हुई है। 51 से ऊपर कौन सी वाली क्लॉज थी? 51 से ऊपर 40 है, दरमियान वाली सारी ओमिट हो गई हुई है। तो गवर्नमेंट लोगों को रिलैक्स करती है, बाद में कहती है सॉरी नहीं रिलैक्स करना चाहिए था, अब हम आपको दोबारा टैक्स लगाने देंगे। डन जी। तो अब पढ़ लें पॉइंट 2 की पहली 2 लाइनें, अब शायद समझ आ जाए। द फेडरल गवर्नमेंट और द किसकी अप्रूवल से में अमेंड द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल तो पूरा स्यापा है, वो तो कुछ 100 सफ़ों के ऊपर सेकंड शेड्यूल है। में अमेंड द सेकंड शेड्यूल बाय बाय बोले बाय एडिंग एनी क्लॉज, किसी और को छूट दे दें, बाय ओमिटिंग एनी क्लॉज, बाय चेंजिंग द कंडीशंस। लेकिन जो भी पाकिस्तान का है। पॉइंट नंबर 3, लेकिन पॉइंट 3 में बताएं क्या है। पॉइंट 3 में लेकिन कौन किसको बताया करेगा? फेडरल गवर्नमेंट बताएगी। आपको पता है नेशनल असेंबली में सारे हमारे हुकूमत वाले बंदे नहीं बैठे होते। नेशनल असेंबली में जो जिन्होंने इधर उधर से वोट जीत के आए होते हैं वो भी बैठे होते हैं दूसरी पार्टीज के। तो हाँ, फेडरल गवर्नमेंट हमेशा खड़े होकर बताया करेगी कहां पे? ऑल अमेंडमेंट्स मेड बाय इट इना हर साल जो चेंज करेगी बताएगी। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट डरती है कि नेशनल असेंबली में लोग बोल भी देते हैं, तो इसलिए ध्यान से वो चेंजेस करती है। ठीक है, नोट कर लो, क्लास के बाद पूछ लेना। मुझे नहीं पता किस साइड पे आप लोग सिलेबस लेके जा रहे हो और क्या क्या यही चीजें हैं, इससे ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल लेवल 1 पे टेस्टिंग होनी है इन चीजों की। मुझे न्यूमेरिकल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पास पेपर्स के लिए अगर आप लोगों ने बहुत डिटेल में करना है तो किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ 2.5 घंटे की क्लास होती है डेली। इनमें से नहीं है कोई सवाल ऐसे, बस यही चीजें हैं जो पढ़ा रहे हैं। यही कोई चल रहा होता है और पोर्शन तो मैं आपको अलाउ करता कि ठीक है पूछो, ये इसी हद तक है, ऐसे ही है, बस आगे चलें। लेकिन मसला ये अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इस हद तक है और कौन सा नहीं है? तो ट्रस्ट कर लें, बस यही हो सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की आखिरी 2 लाइनें। ऑल द अमेंडमेंट्स, बोलें ऑल द अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर बिगिनिंग ऑन एनी डेट। जुल्म है यार ये अमेंडमेंट किसी भी साल पे असर डाल सकती हैं जो साल कभी भी शुरू हो रहा हो, ईदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशूड। इतने बड़े जुल्म की ये बात है, कहते हैं ये अमेंडमेंट्स किसी पिछले साल पे भी असर डाल सकती हैं। लिखिए मतलब पहले इस बात का, बिफोर को अंडरलाइन करके लिखें, बिफोर को अंडरलाइन करके। ये अमेंडमेंट्स पिछले साल के टैक्स रेट्स को भी चेंज कर सकती हैं। ये अमेंडमेंट्स पिछले साल के टैक्स रेट्स को भी चेंज कर सकती हैं।
ये भाई 2 लाइनें ना याद करनी पड़ेंगी, इनको ऐसे कर लें, ये थोड़ी सी अजीब सी लाइनें लिखी हुई हैं, पहले मतलब समझ लें। मतलब बड़ा आसान है। ये अमेंडमेंट मतलब ये कि चपेड़े मारनी है, कहते हैं पुरानों को, नयों को, पास हुए को, फेल हुए को, कॉलेज छोड़ गए को, कॉलेज आने वालों को, सबको मैं चपेड़े मार सकता हूं। ये लाइन ये कह रही है कि ये अमेंडमेंट्स अगले सालों पे असर डाल सकती हैं, पिछले सालों पे असर डाल सकती हैं, करंट ईयर पे असर डाल सकती हैं। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन लॉ, यानी पिछले सालों को चेंज करना। ये कभी भी पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अब फिक्रा है तो याद करना पड़ेगा। बोले, ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर, जो कभी भी शुरू हो रहा हो, चाहे पहले शुरू हो रहा हो या बाद में शुरू हो रहा हो, उस साल के स्टार्ट से जिस साल में नोटिफिकेशन आया। बार बार सुने, ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर, वो ईयर कभी भी शुरू हो रहा हो, चाहे पहले शुरू हो रहा हो या बाद में शुरू हो रहा हो, उस साल के जिस साल में अमेंडमेंट आई, उस साल में जिस साल में अमेंडमेंट आई। अब अमेंडमेंट आई इस साल, अमेंडमेंट आई इस साल 2026 में, लेकिन मे इफेक्ट बोले, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, 2027 तो समझ आती है ना बात, मे इफेक्ट 2025। मेरा नहीं ख्याल लिखने की जरूरत है, बात आपको समझ आ गई भी है। आखिरी 2 लाइनें, ये तो बहुत आसान है भाई। पाकिस्तान में कंपनीज के ऊपर डबल टैक्सेशन है, क्योंकि कंपनीज एक दफा अपनी बिजनेस इनकम पे टैक्स देती हैं और उसके बाद कंपनीज जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती हैं तो उस पर भी टैक्स देती हैं। पहली 4 लाइनें पढ़ लें। क्लियर? होंडा का प्रॉफिट 100 मिलियन, 100 मिलियन पे गवर्नमेंट को कितना दिया? 29 मिलियन। लेकिन ये उसकी कौन सी इनकम थी होंडा की? कितना बच गया बेचारी कंपनी के पास? अब ये शेयर होल्डर्स को बांटना है। अब ये किसको बांटना है? नाउ होंडा विल व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल डिडक्ट टैक्स ऑफ 10 पॉइंट, यानी 10.65 प्लस 29, तकरीबन 40% पैसा गवर्नमेंट ले जाती है कंपनीज का। तो इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। लेकिन किसी ने पूछा कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और मेरी कंपनी है, तो लॉ मेकर ने कहा बेटा ये वाला टैक्स तो माफ कर दूंगा तुझे, बिजनेस इनकम वाला, लेकिन डिविडेंड पे तूने टैक्स काटना है। अब इन्होंने कंपनी वाले बहुत रोए गए, कंपनी ने कहा ये क्या, ये वो तो एग्रीकल्चर से ही कमा रहे हैं, चपेड़ एग्रीकल्चर, चलना सॉरी, अ कंपनी एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 100। आगे सारा पढ़ लें। इसने कितना रुपए टैक्स दिया है? 0 रुपए इनकम टैक्स ऑन इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। हालांकि होंडा ने कितने रुपए दिया था? 29 रुपए। इट इज डिसाइडेड दैट ₹100 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। हमने, अच्छा एक बार याद रखिए, वैसे सारा प्रॉफिट लोग बांटते नहीं, लेकिन मैंने मिसाल समझने के लिए किया है। हमने सोचा कि 100 रुपए सारा ही बांट दें। नाउ कंपनी वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल डिडक्ट 15 बिकॉज एग्जेम्पशन was only available to बोले ओरिजिनल रेसिपिएंट। ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन था? कंपनी, जो क्या कमा रही थी? अगला रेसिपिएंट कौन है? लेकिन ये तो इनकम की नेचर ही बदल गई। ये कौन सी इनकम कमा रहा है? फाइनल टैक्स। और वो कौन सी इनकम कमा रहा था? तो बोले एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल टू ओनली ओरिजिनल रेसिपिएंट, इट विल नॉट एक्सटेंड टू अदर पर्सन। नोट करें, सिर्फ इसको मिलेगी कंपनी, इसकी डिविडेंड इनकम माफ नहीं होगी। वैसे ये भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जिनकी इनकम माफ होती है उनको, उनके ऊपर डिविडेंड का टैक्स रेट 25% है। लेकिन वो तो छोड़े ना, हम तो जनरल बातें कर रहे हैं। अगर पेपर में कोई रेट दे देगा तो वो लगा लेंगे इंशाल्लाह।
हाँ बताएं, नाउ कंपनी will deduct tax of 15 because the exemption was only available to ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन है? कंपनी. इट विल नॉट एक्सटेंड टू, उठाए ना जी, उठ गए, चले. इट विल नॉट एक्सटेंड टू शेयर होल्डर रिसीविंग डिविडेंड आउट ऑफ कंपनीज इनकम फ्रॉम बिजनेस. अब ये डेट लाइन अगर याद हो सकती है तो करें, क्योंकि बहुत आसान लाइन है. जब कोई इनकम माफ हो जाए, exemption shall only be available to original recipient. ओरिजिनल रेसिपिएंट कौन? तो एग्जाम्पशन सिर्फ ओरिजिनल बंदे को दें. एंड शेल नॉट एक्सटेंड, एंड शेल एक्सटेंड कर दें, वैसे गड़बड़ हो जाएगी फिर. शेल एक्सटेंड, लिमिट करनी है एग्जाम्पशन या एक्सटेंड करनी है? ये बता दें जरा. लिमिट करनी है एग्जाम्पशन किस तक? सिर्फ पहले बंदे तक. एंड शेल नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन. एनी पर्सन इधर होगा, किधर है ये? शेयर होल्डर. एंड शेल नॉट एक्सटेंड टू शेयर होल्डर रिसीविंग एनी पेमेंट आउट ऑफ दैट इनकम. डन. चलें जी, अब रिवाइज करें सारा 1-2 मिनट लगा के. जी क्या चीज? चलें पढ़ें. सेक्शन 41. हाँ, कल लेक्चर अपलोड होगा. लेकिन अब बताना मकसूद नहीं था ना. बताएंगे तो वो जो घर गया वो गिर गया, अपने वादों से फिर गया. वो कहाँ घर जाने वाले याद रखते हैं कि लेक्चर भी अटेंड करना है. ओ खाला का डे, मामू का डे, छाचू का डे, लगे हैं फिर पेपर देके. सर कोई ऐसा जादू बताएं कि ये 5-6 दिन के लेक्चर जो मेरे खबर हुए हैं ना, ये मिस हुए हैं, ये जरा ऐसे बताएं कि ऐसे कवर हो जाए सर. मतलब ऐसे करके ऐसे कवर हो जाए. कोई तरीका बता दें सर. सर बस ये गफलत होगी, आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बता दें. वो पिछले भी टॉपिक्स हैं, उनकी भी रिवीजन का कोई तरीका बता दें. साथ साथ नहीं चलना, आके जुगाड़ पूछने हैं कि क्या करूं तो मैं करके निकल जाऊं. पढ़ना नहीं नाल नाल. और हमारे पास तो अब 2-3 दिन टाइम भी खुला हुआ करेगा. फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे और अगला सैटरडे. ये 5-6 दिन टाइम भी खुला हुआ करेगा. इधर उधर और क्लास में भी नहीं जाने की टेंशन होगी. तो हमारी तो ब्रेकें पता नहीं कब लगा करेंगी, क्योंकि अगर दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर नहीं हो रहे तो हम तो इस फैसिलिटी को यूज करेंगे. एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एग्रीकल्चर इनकम जो बंदा कमाएगा वो क्या होगी? पुराने जमाने में लोग खुश होते थे कि हमारी फिक्र कर रहे हैं, और आज हाँ मैं बता रहा हूँ, पुराने जमाने में खुश होते थे, इतनी ज्यादा केयर कर रहे हैं. यानी लोग खुश होते थे कि मैं 2 किलो चावल लेने आया हूँ, आधा 1 पाव और साथ दे रहा है. तो लोग खुश होते थे कि मैं जो है वो ये करने आया था, साथ ये भी मुझे करा के भेज रहे हैं. पुराने जमाने में लोग खुश होते थे. आज के जमाने में लोग कहते नहीं. एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कोई भी रेंट या रेवेन्यू आप कमाएंगे लैंड से, अगर लैंड पाकिस्तान में हो और एग्रीकल्चर के लिए यूज हो तो वो इनकम भी माफ है. लैंड के साथ जो बिल्डिंग है उसका किराया तब माफ है जब बिल्डिंग यूज कर रहा हो कल्टीवेटर या रिसीवर, और बिल्डिंग यूज हो रही हो स्टोर हाउस के तौर पे, और बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी में हो, तो बिल्डिंग का किराया भी माफ है. जो बंदा इनकम कमा रहा है होल उतार के, सर्विसेज दे के, अगर उससे बदले में अखरोट देंगे तो उसकी इनकम माफ है. और बाद में जब वो अखरोट बाजार में जाके बेचेगा तो भी उसकी इनकम माफ है. अगर कोई बंदा काश्त करता है गन्ना, कल्टीवेटर, इसको जरा छोड़ रहा हूं मैं. अगर कोई बंदा काश्त करता है गन्ना एज आ रॉ मटेरियल और उसको अपने शुगर बेचने के बिजनेस में यूज करता है, तो गन्ने की सेल माइनस मार्केट वैल्यू. लेकिन एक बार याद रखिएगा, जब उसने गन्ने की सेल में से चीनी की सेल में से गन्ने की मार्केट वैल्यू माइनस करने दी ना, तो फिर वो आपको अदर एक्सपेंसेस नहीं माइनस करने देगा. लेकिन अदर एक्सपेंसेस का मतलब वो नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, वो तो माइनस होंगे. अदर एक्सपेंसेस से मुराद है कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस. ये मार्केट वैल्यू कैसे निकला करेगी?
मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है, वो डब्बे में देखते हैं। द मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अगर वो चीज बाजार में बिक जाती है जैसे ही वो फसल निकलती है, या वो बिकती तो है हल्का फुल्का सेटिंग करके बिक जाती है, तो फिर उसकी मार्केट प्राइस ही ले लें जिस दिन की है वो। और अगर इन मोबाइल इस्तेमाल कर, मोबाइल फिर तो इधर देख, क्लास इधर हो रही। इन एनी अदर केस, और अगर वो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये वैसे निकल कॉस्ट रही है, लेकिन नाम उसने मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, निकल कॉस्ट रही है। तो मार्केट प्राइस इज सम ऑफ क्या क्या, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टी, और उस इलाके में जहां आपकी लैंड है, अगर आपकी लैंड रेंट पे नहीं भी है तो लैंड का रेंट जमा करना। ओके, बाहर के मुल्कों के लोग पाकिस्तान आते हैं, अगर यूएन के तहत या डिप्लोमेटिक आए डिप्लोमेट्स, तो उनकी इनकम माफ है। पाकिस्तान का बंदा अगर बाहर के मुल्क में जाए नौकरी करने के लिए यूएन की, उसकी पेंशन तब माफ है जब आप उसकी सैलरी भी क्या कर दें, माफ कर दें। ये सेक्शन 42 में था। अच्छा, जब उसकी सैलरी भी माफ करें, नहीं फिर पेंशन में भी टैक्स लगेगा। ठीक है, क्या चीज वो जो टेबल। अच्छा जी, सेक्शन 43 चैप्टर के अंदर सेक्शन 43 मेरे डियर ये कहता है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट के नौकर हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के नौकर, सेक्शन की हेडिंग फॉरेन, बाहर से आए हुए हर बंदा नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट का नौकर। जो फॉरेन गवर्नमेंट का नौकर है, अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे तो पाकिस्तान में जो वो इनकम कमा रहा है वो माफ है। एक शर्त उसमें यह है कि वो बाहर के मुल्क का सिटीजन हो और पाकिस्तान का सिटीजन ना हो। दूसरी शर्त उसमें यह है कि वो पाकिस्तान में आके वो हरकतें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बंदे बाहर जाके कर रहे हैं। और तीसरी शर्त यह है कि उसको जो क्या कहते हैं, हमारे बंदे को अगर बाहर आपने सैलरी माफ की हुई है तो हम फिर तुम्हारे बाहर से आए हुए बंदे को इधर सैलरी क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। सेक्शन 44 ये कहता है कि 2 मुल्कों के दरमियान अगर मुल्की लेवल पे मुआहदा हो जाए तो वो एग्जेम्पशन अवेलेबल है, यानी कि फिर पाकिस्तान के बंदे चाइना है, चाइना के पाकिस्तान जाए, वो इनकम माफ है। 44 का 2 ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में कोई सैलाब जलजला आ जाए तो बाहर के मुल्क से जो बंदे आए हुए हैं या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो बंदे आए हुए हैं उनकी सैलरियां माफ हैं। अगर वो नॉन सिटीजन हो, यानी पाकिस्तान के सिटीजन ना हो बल्कि बाहर के सिटीजन हो और नॉन रेजिडेंट हो, और सैलरी उनको आप दें उसी चंदे में से। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट आए हुए हैं और कोई मदद के लिए नहीं आए हुए बल्कि एक प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं, तो फिर उनकी एनी इनकम माफ है। अगर आप ब्रिज बना रहे हैं बाहर वाले पैसों से, पॉइंट सी, उनको पेमेंट कर रहे हैं बाहर वाले पैसों से, और वो बंदा पाकिस्तान में क्या है, नॉन रेजिडेंट। पॉइंट 4 आगे थोड़ा सा था, इसको लीव इट कर सकते हैं फिलहाल। प्रेसिडेंट ऑनर्स, प्रेसिडेंट चाहे हर महीने पैसे दे चाहे एक दफा पैसे दे दे, वो सारा माफ है। इंटरेस्ट इनकम नॉन रेजिडेंट्स की माफ है अगर वो हमारे अनजान लोग हैं, हमने उनसे लोन लिया ना, वो अनजान लोग हैं और लोन हमने उनसे बाहर के मुल्क में जाके लिया, इस्तेमाल पाकिस्तान में किया, इंटरेस्ट उनको बाहर के मुल्क में पे किया और सिक्योरिटी को बोर्ड से अप्रूव करा लिया। स्कॉलरशिप भी माफ है अनलेस के प्रिंसिपल साहब आपके चाचे के पुत्र निकले। सपोर्ट पेमेंट, शोहर बीवी को या बीवी शोहर को मदद के तौर पे कोई भी पैसे दे तलाक के बाद तो वो उनके हाथों में माफ है। 49 का 1 कहता था फेडरल गवर्नमेंट की इनकम्स माफ है, 49 का 2 कहता था लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। लेकिन एक एक्सेप्शन थी कि अगर सूबा अपने सूबे से बाहर जाके काम करे या लोकल गवर्नमेंट, तो फिर उसको बिजनेस इनकम पे सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। और पॉइंट 3 कहता था किसी बंदे की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में सॉरी मजाल नहीं है कि गवर्नमेंट को पैसे देते हुए टैक्स काटे। और पॉइंट 4 कह रहा था गवर्नमेंट अगर कंपनी बना के कारोबार शुरू कर ले तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 50 ये कहता था जो बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आया हुआ है 3 साल के अंदर अंदर और बाहर का पैसा पाकिस्तान नहीं मंगवाता, जिसकी मां की ख्वाहिश थी, जिसका बाहर का पैसा पाकिस्तान नहीं मंगवाता, तो उसका बाहर का पैसा माफ होगा, पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं माफ होगी। और 51 कहता था कि फॉरेन इनकम्स ऑफ रिटर्निंग
एक्सपेट्रिएट्स। फॉरेन इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स का क्या मतलब है कि ऐसी फॉरेन इनकम जो ऐसे लोग कमा रहे हैं जो बाहर से आगे हुए हैं लेकिन पीछे दुम अपनी छोड़ आए हुए हैं, यानी आगे पाकिस्तान है लेकिन कारोबार छोटे मोटे चेचुमिच पीछे ही लगे हुए हैं अपने बाहर के मुल्कों में। इन लोगों के लिए यह शर्त है कि जो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, जिस साल आए उस साल नहीं, जिस साल आके रेजिडेंट बने उस साल और उससे अगला 1 साल, इनकी बाहर वाली इनकम क्या होगी, माफ होगी। शर्त यह कि ये सिटीजन हो और 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो। शराइत रिलैक्सेशन, शराइत रिलैक्सेशन, ये हर सेक्शन में अलग अलग चल रही है। एक सेकंड शेड्यूल है 100-150 सफ़ों का लॉ में, उसने बहुत से लोगों की इनकम्स माफ़ कर दी हैं, बहुत से लोगों के टैक्स कम कर दिए हैं और बहुत से लोगों को कह दिया तुम पे कानून के फला प्रोविजन लगती ही नहीं। और पॉइंट 1A में लिखा हुआ था टोटल इनकम में आपने एग्जेम्प्ट इनकम को डालना भी है और माइनस भी करना है। और पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट सेकंड शेड्यूल को बदल सकती है, लेकिन पॉइंट 3 में लिखा हुआ था ये आपने बताना जरूर है नेशनल असेंबली को मैंने क्या किया। और पॉइंट 2 की आखिरी 2 लाइनों में लिखा हुआ था ये अमेंडमेंट्स किसी भी साल पे असर डाल सकती हैं। और पॉइंट 54 में लिखा हुआ था किसी सेक्शन 54 में किसी कानून को कोई हैसियत नहीं है कि हमारे लॉ की इनकम्स माफ करें अनलेस कि हम खुद उसे इजाजत दे दें। और 55 कहता था कि एग्जेम्पशन सिर्फ ओरिजिनल बंदे को मिलेगी बल्कि किसी बंदे तक एक्सटेंड नहीं होगी। ओके, अब आप हजरात तशरीफ ले हैं चैप्टर 18 में। जो हमने आपको सवाल दिया था, अल्लाह आपका भला करे, टेस्ट के अंदर जो हमने आज डिस्कस करना है, लाल बक्स वाला सवाल था, क्या नाम था उसका, लाल बक्स मॉर्निंग होती हैं इवनिंग होती हैं। हम कोशिश करेंगे ईद वाले दिनों में आपको ऐसे मोटिवेशनल मैसेजेस भेजें कि आप सारे काम छोड़ के खाला से मिलने चले जाएं, रिश्तेदारी के फजाइल आपको सुनाएं, रिश्तेदारों को राजी करने के। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं आप तो कुछ पढ़ाई के ही भेजेंगे, हमें तो लग रहा है। हाँ कि ईद वाले दिन आपका मैसेज आएगा दोपहर को कि अब तक तो 4-5 घंटे पढ़ लिया होगा। अब हमें हमारे पैगाम भेजने पे भी पाबंदियां लगा दो। पुराने ज़माने में खत आते थे, लोग खुश होते थे, आज हम आपको पैगाम भेजते हैं, आप गमगीन होते हैं। लाल बक्स आर्टेक्स पेज नंबर, मैंने चैप्टर 18 बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 बोल दिया है। जैसे इस चैप्टर के अंदर 780 क्वेश्चन है, पेज नंबर ढूंढना मसला हो रहा हो, 780 भी होते तो 49th क्वेश्चन है ये। चैप्टर 18 खोलोगे, क्वेश्चन नंबर 53 से आगे करोगे तो 49 आ जाएगा। ईयर कौन सा है, 2024। ऑन 14 फरवरी 2024 ही एक्सपोर्टेड अ कटिंग मशीन, लो जी कटिंग मशीन टू यूएई अगेंस्ट प्रोसीड्स ऑफ 35 लाख। 35 लाख में इसने एक्सपोर्ट कर दिया कटिंग मशीन। मशीन यूज्ड हो रही थी पाकिस्तान में, वॉज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सोल्ड डोमेस्टिकली इन पाकिस्तान। अच्छा, चीजें डोमेस्टिकली पाकिस्तान में सेल हो रही हैं, ये कौन सी इनकम है इसकी, बिजनेस इनकम। ये बिजनेस कर रहा था। अभी तक इस सवाल में उसने कुछ नहीं बताया था कि लाल बक्स की ये कौन सी इनकम है। ये पहली लाइन आई, गुड्स सेल कर रहे ये पाकिस्तान में, तो उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में चीजें बेच रहे हैं तो इसकी फैक्ट्री है, तो इसका मतलब है ये इसका बिजनेस है। तो बिजनेस में ये मशीन यूज कर रहा था जिसकी कॉस्ट थी 22 लाख और WDV थी 9.5 लाख। चलें जी, वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस में गेन ऑन मशीन, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। अल्लाहु अकबर। चलें, कंसिडरेशन बोलें 3500 और बीवी बोलें 950।
3500 और 950, लेकिन सेक्शन 22 के 14 में लिखा हुआ है वेयर अ पर्सन, मैंने याद किया हुआ है बिजनेस का चैप्टर, मुझे बताने दिया करें। वेयर अ पर्सन एक्सपोर्ट्स आर ट्रांसफर्स आउट ऑफ पाकिस्तान आर डेप्रिशिएबल एसेट, it will be assumed that the asset is disposed of for a price equal to cost। मैं रहने दिया करें, जब मैं कदम उठा लूं तो बस फिर फिक्रे ना बोला करें, फिर मैं खुद ही कर लूंगा अपना काम। जब उठ गई अम्मी नमक लेने के लिए, फिर नहीं अम्मी मैं तो उठ रहा था, मैं तो 2200 1250। कितनी दफा हम आपको वाकया सुनाए। एक दफा हमारे भी जमाने में पेपरों में करीब ईद आई थी, ईद के दूसरे दिन 1 घंटा जाया हो गया, कुछ मेहमान आ गए थे पहला दिन। तो पॉइंट नंबर 2, ये मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इतना एक या 2 दिन मिल जाते थे ना, हमें पूरे तो लुट मचा देते थे। सीए फाइनल के अंदर हमें एक दफा 2 दिन मिल गए, सैटरडे और संडे का। उसमें पूरा जो कैफ के अंदर कंपनी लॉ पड़ा हुआ था वो सारा का सारा 2 दिनों के अंदर अच्छे तरीके से याद हो गया था। 2 दिन पूरे मिल जाए और क्या चाहिए बंदे को, वो मतलब लुट मचा देते हैं 2 दिन में। पॉइंट नंबर 2, 29 जून 2024, और पुत्र तुझे साथ साथ ही मैं कह रहा था सेशन के शुरू से पढ़ ले। 29 जून 2024 he received an insurance claim of 1725 as a lump sum payment for destruction by fire of 2 antique Mongolian vases। भाई मंगोलियन हो या शंगोलियन हो, वेसेस हो या मेसेस हो, एंटीक कैपिटल एसेट है, और 2 हो या 3 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एडजस्टमेंट हमने इसलिए नहीं डाली थी कि अभी तक आप लोगों को ये टेस्ट के सिलेबस में पढ़ाया नहीं था, लेकिन अब तो पढ़ा दिया हुआ है ना। 2 एसेट बेचना इकट्ठे, याद आ रहा है थोड़ा सा, 2 एसेट इकट्ठे बेचना। He received an insurance claim of 17,25,000 as lump sum payment for destruction by fire of 2 antique Mongolian vases। Vase 1 अच्छा इकट्ठी बेच दी है, lump sum इंश्योरेंस कंपनी ने दोनों के पैसे दे दिए 17,25,000, लेकिन मैंने पहली वाली वेस्ट कितने की खरीदी, वेस्ट नहीं, मैंने पहली वाली वेस्ट कितने की खरीदी थी 9,25,000 की, और दूसरी वाली वेस्ट मैंने कितने की खरीदी थी 8,20,000 की। लेकिन मैं गया तो एक दिन इनकी राख पड़ी हुई थी, वेस्ट 1 किधर है, उसकी राख वेस्ट 2 के पास गई है, वेस्ट 2 किधर है, उसकी राख पानी में चली गई। तो डिस्ट्रक्शन बाय फायर, ये आग अंदर नहीं लगती, ये बाहर लगती है, ये वेस्ट पे लगती है। पता नहीं क्या क्या स्टेटस लगा। एट द टाइम ऑफ फायर, जब ये हाँ, तो मेरे पास भी हमारे जैसे कोई नंबर सेव है, मेरे पास कोई एट द टाइम ऑफ फायर, जब आग लगी, तो आग लगने के दिन पहली वाली वेस आसमानों पे पहुंची हुई थी और दूसरी वाली वेस भी आसमानों पे पहुंची हुई थी, 975 और 900। ओके चलें जी, खोलें वर्किंग नंबर 2। फेयर वैल्यू, एक्चुअल कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑन टाइम ऑफ डिस्पोजल, एक्चुअल कंसिडरेशन ऑन टाइम ऑफ डिस्पोजल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि ये पुरानी फिगर है। हिस्टोरिकल मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, मुझे पता है कॉस्ट लिखना होता है। अब मुझे बता दें वेस 1 और वेस 2, what is the fair value at the time of disposal? What is the fair value at the time of disposal? 975 and 900। We are very happy कि हो सकता है सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को सिर्फ हम और आप हों कॉलेज के अंदर, और पढ़ के हम पूरा दिन लुट मचा दें। वेस 1
975। घर में फिर रोना नहीं, फिर हमें कुछ ना कहना, आप घर में लेक्चर लेना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी थोड़ी देर बाद यूट्यूब लगा के, मुझे सर ने कुछ भेजा, थोड़ी थोड़ी देर, सुबह से परेशान हो, सर ने कुछ भेजा नहीं अभी तक, तो कहीं जाके शाम को 5-6 बजे मंडे को आपको परवाना आएगा, ये लें लेक्चर अपलोड हो गया। 3:30-4 बजे तो खत्म हो रहा होगा लेक्चर। 2 पार्ट बना देंगे, 2 पार्ट बना देंगे, बल्कि 15-15 मिनट बना के भेजे जाएंगे बार बार आप, ठीक है? 15-15 मिनट बाद 15 पार्ट भेज दें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वो YouTube लाइव की ऑप्शन भी हो? अच्छा, अब बाहर आ रहा वेस 1 की फेयर वैल्यू 975, वेस 2 की फेयर वैल्यू 900। अच्छा जी, एक्चुअल कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल 17। मेरे ब्रो मुझे बताएं कि मैंने 1725 को अलग अलग क्यों नहीं कर सका? बताएं ना, 1725 को अलग अलग क्यों नहीं कर सका? चलिए, कम से कम फॉर्मेट समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है? इतने का बेच सकते थे, इतने का बेच, लेकिन बेच के इतने आए। डन। कॉस्ट बता दें। अब मैं चल पड़ा हूं, अब मैं गेट खुद ही खोल लूंगा। नो यू पीपल रिलैक्स। 9 and 820। डन। चलें जी, यहां तक नोट करें, ये तो सवाल का डेटा ना सारा। अब बॉल पॉइंट मुंह जो काट के गेन करीब भी ना लेके जाया करें, होंठों के 1 किलोमीटर की रेंज ज्यादा हो जाएगा, 1 किलोमीटर की। अच्छा जी, अब कोई तरीका बता दें, हमने क्या तरीका सीखा था? सेक्शन 77 का हमने जो पॉइंट पढ़ा था 5, सेक्शन 77 के 5 में पढ़ा था, वेयर कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ 2 or more assets is lump sum is not readily ascertainable, then the consideration received on disposal shall be todo on the basis of their fair values on the date of disposal। पहले क्वेश्चन का डेटा लिख लें सारे किसी डिफरेंट कलर के पेन से। अब डिफरेंट कलर के पेन से हम सॉल्यूशन सॉल्व करने लगे हैं, यानी कि अब कोई और कलर की बॉल पॉइंट पकड़ लें साथ वाले से, थोड़ी सी काली डिफरेंट है उसकी, चले काली वाली ले लें, थोड़ी सी डिफरेंट है, काला, हल्का काला, गाढ़ा काला। अच्छा जी, हमें तो पूरी उम्र कलर भी नहीं समझ आते, बेगम कोई और कलर कह रही होती है, हम कोई और कलर समझ रहे होते हैं, हमें तो पूरी उम्र कलर ही नहीं समझ आने। अच्छा, जिंदगी गुजर जानी है इस तरह भी, क्या फर्क पड़ना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कंसिडरेशन क्यों नहीं अलग अलग हो पा रही? लम सम, इसका तरीका क्या बताया था हमने? इसको बेस्ड ऑन फेयर वैल्यूज तोड़ देना, 1875। अब कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर पकड़ के 1725 डिवाइडेड बाय, नहीं इस तरह ना कर दें आज, चलें आप लोग भी लकीर के फकीर बन गए हैं, चलो इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। 1875 भी नीचे में लिखना चाह रहा था, लेकिन आप लोग नहीं, तंग कर रहे हैं बहुत, यानी कि 1725 डिवाइडेड बाय 1875 मल्टीप्लाइड बाय 975, 8 उस तरह निकाले हमने। 897, एक्सेलेंट, यू कैन यूज बैलेंसिंग फिगर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 897 उधर निकाला है, लेकिन प्लीज मुझे करने दें। 1725 डिवाइडेड बाय 1875 मल्टीप्लाइड बाय 900, 828।
क्या हुआ? अच्छा, तो बोलें जब कभी कंसिडरेशन दो एसेट्स की इकट्ठी मिल जाए तो उनकी फेयर वैल्यू की बेस पे तोड़नी होती है। ये चैप्टर नंबर 8 में सफा खोलें, कितनी रिवीजन होनी है चैप्टर 8 की? आपने कहना है खुदा के लिए बस कर दें। सेक्शन 77 का 5 पेज 195, जल्दी पकड़े। Where two or more assets are disposed of in a, खोला हुआ है, where two or more assets are disposed of in a single transaction। आगे फिर क्या लिखा हुआ है? And actual consideration for each asset is not specified, नहीं बताया हुआ कौन सा कितने का बिका। Then total consideration received shall be तोड़ो on the basis of डेट ऑफ परचेज वाली नहीं, ऑन डिस्पोजल वाली। इधर ही रहें। अब मुझे बता दें, जब मैंने गेन निकालना है तो एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू में से कौन सी फिगर लूं, हायर वाली या एक्चुअल वाली? बेटा जादू वो जो सर चढ़ के बोले, वो कौन सा जादू जो फुट फुट के अंदर घूमता रहे? लेकिन कुछ मुहावरे हमने बदलने हैं। कामयाबी कदम चूमे या माथा चूमे? माथा चूमे। अच्छा, भाई एक होते हैं जनरल रूल और एक होती है एक्सेप्शन, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल रूल पता है क्या है? जनरल रूल ये है कि क्लासों में आए और क्लासें लें। एक्सेप्शन ये है कोई 10-15 मिनट आप क्लास छोड़ दें किसी एक दिन तो चलो समझ आ रही है, ये नहीं कि पूरा पूरा लेक्चर ही छोड़ रहे हो। तो जनरल रूल ये है कि consideration received shall be the total amount received or fair market value whichever is, ये जनरल रूल है कि consideration received or fair value whichever is higher should be taken as consideration। but अगर मैंने कहा था एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए या लॉस्ट हो जाए तो फिर इग्नोर फेयर वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू उसको, हाँ फेयर वैल्यू के बेस पे तोड़ना जरूर है, वो अलग बात है क्योंकि अलग अलग नहीं हो पा रहा। लेकिन अब हायर ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना। अब आपने हायर ऑफ के चक्कर में पड़ना है या आपने 897 कोई बेस बनाना है? तो लिखें यहां पर ऐसे लाइन डाल, इन दोनों में से हायर इसलिए नहीं लिया, ऐसे लाइन लगाकर, इन दोनों में से हायर इसलिए नहीं लिया कि दिल नहीं चाह रहा, सॉरी, इन दोनों में से हायर इसलिए नहीं लिया कि सेक्शन 77 का 2 कहता है, इन दोनों में से हायर इसलिए नहीं लिया कि सेक्शन 77 का 2 कहता है डिस्ट्रॉय के केस में एक्चुअल लेंगे। इन दोनों में से हायर इसलिए नहीं लिया कि सेक्शन 77 का 2 कहता है, इन दोनों में से हायर इसलिए नहीं लिया कि सेक्शन 77 का 2 कहता है कि डिस्ट्रॉय के केस में एक्चुअल कंसिडरेशन लेंगे। मैं आपको अभी ही थोड़ी देर में एक और सवाल करवाऊंगा जिसमें मैं हायर लूंगा, फिर आप मुझे कुछ कहिएगा ना, क्योंकि मैं भी आपको कुछ नहीं कहता। अच्छा जी, 897 माइनस 925, 28 का क्या आ गया? मेरे ख्याल से इस चैप्टर में लॉसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है एंटीक्स के, पता है ना आप लोगों को।
तो ये तो लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। आगे चलें, 8 का क्या आ गया, गेन। इस गेन को अभी मैं फेस पे ले जाऊंगा, वो बिजनेस इनकम आ गई है 1250, कैपिटल गेन इनकम आ जाएगी 8 मिलियन। चलें आगे, चलें जी। अच्छा मिसमैच हो गया, कुछ मिलियन में हो गया, कुछ थाउजेंड में हो गया। ओहो, सेट कर लेते हैं। हुए मसला हुआ, ये मेरा नहीं ख्याल हुआ है। ओहो, नहीं हुआ, मुझे देख लेना तो, हो सकता है सही कह रहे हैं ये हुआ हो। नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, फिर सही है, फिर क्या टेंशन है। ये वाला तो रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा है ना, ये वाला, और हाँ नीचे वाला भी रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो होती है ना ज्वेलरी, पेंटिंग, एंटीक वगैरह, इनकी WDV माइनस करनी होती है या इनकी कॉस्ट माइनस करनी होती है? इनकी WDV माइनस करनी होती है या कॉस्ट माइनस करनी होती है? कॉस्ट माइनस, ये डेप्रिशिएट तो होते नहीं ना। ऑन 15 जून मियां मिठू चूरी खाओगे, ही सोल्ड अ ग्रे पैरट, उसने ग्रे पैरट बेच दिया। देखें साथ वाले ने ग्रे कपड़े पहने हुए, दोनों ने पहने हुए हैं। ही सोल्ड अ ग्रे पैरट, ही सोल्ड अ ग्रे पैरट, उसने ग्रे पैरट बेच दिया। अगर ये ग्रीन होता तो फिर हम आपको पढ़ाते वैसे। ही सोल्ड अ ग्रे पैरट फॉर 3 लाख। द ग्रे पैरट, ग्रे पैरट भी दा लगाता है, द ग्रे पैरट वॉज परचेज, ये पैरट था पैरटा था, 2,25,000 का खरीदा और 3 लाख का बेचा। आप बताएं जी क्या करना है इस पैरट का? इट इज अ पर्सनल मूवेबल। हमारे इलाके में पैरट हिलते हैं जब तक जिंदा हों, और आपके इलाके में तो इट इज ए पर्सनल मूवेबल एसेट, क्योंकि एक लफ्ज लिखा हुआ है पर्सनल यूज में आ रहा है। छोटा सा बच्चा आता है, डंडी कटवाता है उंगली पे, फिर चला जाता है, फिर डंडी कटवाता है, फिर चला जाता है, तो पर्सनल यूज में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अच्छा, वैसे देखें, दिल में आ रहा है, मेरे दिल तो अपना अपना है ना सबका, तो मेरे दिल में ये आ रहा है कि वर्किंग 3 कर लेते हैं। वर्किंग 3, इसका नाम दे देते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। माना मैंने वहां निकाल ली है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह ना कर लें, वेस 1 की डिस्पोजल इग्नोर, वेस 2 की डिस्पोजल 8, और पैरट की ना बनाया करें, हमें पता कुछ और ही बनना होता है, ना बनाया करें। सॉरी, पैरट की डिस्पोजल, नॉट अ कैपिटल एसेट। नहीं, कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल एसेट ही नहीं है, बिकॉज माइनर चाइल्ड के हाथ में है तो पर्सनल, और पैरट मूव तो करता ही है। पैरट से जाके पूछेगा ना तू मूव करेगा, पैरट से बस ये पूछा करें मियां मिठू चूरी आपने घर जाके बनवानी है देसी घी की, और शक्कर डलवा के, चीनी डलवा के नहीं, और जौ की रोटी, गंदम की रोटी नहीं, जौ की रोटी, जौ की रोटी। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता जौ की आटे की तरफ आ जाए, गंदम। अच्छा, ये कोई जमीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड जरूरी है। ऑन यकम मई 2024 ही सोल्ड, 6 बातें होगी आप दोनों की, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा समझ नहीं आएंगे कॉन्सेप्ट। ऑन यकम मई 2024 ही सोल्ड 6,000 शेयर्स इन चिली गार्लिक लिमिटेड एट ₹70 पर शेयर। और बता तो सही खरीदे कितने के थे? कहता है पहले बताऊंगा बेचा कितने का। 70 पर शेयर। इंक्रिंग हादसाती तौर पे जो उस वक्त खर्चे हुए हैं 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड। GL is unlisted company with 52% of shares held by
Turkish government. Okay. ये एक समय बॉल पॉइंट को थोड़ा सा जरा दो। ऐसी प्राइवेट या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसके कम से कम आधे शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदे हो, क्योंकि इसमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी मेरी आपकी, तो हमने फिर ये लड़ाई करके ना एक सफ़ा बना लिया था। तो ये सिक्योरिटीज में जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मार्केट बेस्ड नहीं होती, इस वजह से एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है, और जो इसने सवाल में दिए हुए वो एक्चुअल ही हैं। वो अभी मैं देख लेता हूं क्या है। नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है? एक्चुअल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल का जो उसने लफ्ज लिखा है ना, इंसिडेंटल का मतलब होता है डेंटल, सॉरी इंसिडेंटल का मतलब होता है जरूरी खर्चे। तो नोशनल एक्सपेंसेस तो हैं 0.5% ऑफ परचेज एंड 0.5% ऑफ सेल। 0.5 है या कुछ और है? 0.5% ऑफ परचेज एंड सेल। लेकिन आज हम 0.5% ऑफ परचेज और सेल नहीं लेंगे, सिर्फ 0.5% ऑफ सेल लेंगे, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है, ना कि इमोशनल नोशनल। तो कौन से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे? एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है जी। अब लाल बख्श रिसीव 15,000 शेयर्स ऑन यकम जुलाई 20 एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज दोस्त हु हैड अच्छा, मैंने टेस्ट में क्या लिखा हुआ था? गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड या गिफ्ट फ्रॉम हिज अब्बू? टेस्ट में क्या लिखा हुआ था? टेस्ट खोलें, टेस्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मदर लिखा हुआ है। दो तीन शहादतें काफी चांद नजर आ गया है। ठीक है, हमने टेस्ट में क्या लिखा हुआ है? मदर लिखा हुआ है। आप बताएं, उसके हाथ में कॉस्ट लेनी होती है या जिस टाइम मिला उस दिन की फेयर वैल्यू लेनी होती है? क्या रूल बताया हुआ है? वो बोले ना, हमने क्या बताया हुआ है? कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करते हैं ना। किस दिन की कॉस्ट माइनस करते हैं? जिस दिन उसने अपने लिए खरीदे थे वो वाली कॉस्ट माइनस करनी होती है, या जिस दिन हमें मिले उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस करनी होती है? जिस दिन उसने अपने लिए थे उसकी करनी होती है। डन। अच्छा, अब टेस्ट में तो मदर लिखा हुआ था, तो हमने लेना था 45। सॉल्यूशन में गलती थी, शायद 48 मैंने ले दिया। सॉल्यूशन आपको री अपलोड करके दे दूंगा, वो इसी बेस के ऊपर हो गया था। सॉल्यूशन में आपको करके दे दूंगा। सॉल्यूशन में कितने लोगों ने ये पकड़ ली थी गलती? हाँ, वेल डन। ये मैं सही करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कल जो है ना थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा, मतलब नॉर्मल क्लास में हम बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ अभी तक हमने हिडन रखी हुई थी क्लास में। क्या? सुने जरा, आज जानने वाले से गिफ्ट मिलने का आगे बेचना, ये मैंने आपको हर क्लास में पढ़ाया हुआ है। जानने वाले से गिफ्ट मिलना, आगे बेचना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अनजान से गिफ्ट मिलना और आगे बेचना, वो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ। तो उसमें हम जो प्राइस लेते होते हैं वो 48 लेते होते हैं, 45 नहीं लेते होते। लेकिन ये एक पूरी बहस है। टेस्ट के सॉल्यूशन में मदर लिखा था तो 45, अभी उसने फ्रेंड लिखा है और मैं मजबूरी में चैप्टर 18 का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे 48 लेने दें। इंशाल्लाह कल बात कर लेते हैं 45 कब लेना है, 48 कब लेना है। टेस्ट का रिवाइज सॉल्यूशन हम आपको भेज देते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल आप बात कर लेंगे। लेकिन आप अपना बस पुरानी बातें बताएं, आप लोग क्या लिया करते थे?
5। अब मेरे से वजह ना पूछे मैं क्यों 48 ले रहा हूं, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स, बाकी कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, वॉट एवर इट मे बी, ये 45 है 48 है। ओके, हेडिंग दीजिए वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बट माय डियर इट इज सेक्शन 37A, that is called as separate block. So income from capital gain, separate block. Okay my dear, consideration. भाई इसमें तो ना सोचे ना, ये तो जल्दी बता दें। 6000 ज़रब 7 इज इक्वल टू, असल में फ्रेंड वाली बात आपको पढ़ाई नहीं हुई थी इसलिए मदर वाली डाल दी है, लेकिन सोल्यूशन इसी का कॉपी पेस्ट हो गया था। सोल्यूशन आपको एडिट करके हम भेज देते हैं। 4,20,000 लेस कॉस्ट। कॉस्ट पे हमारी बात आज होनी है कल कल कल। फिलहाल आप मेरे पे ट्रस्ट कर लें और क्या ले लें, 48। जी बोलें जवाब, 288। अगर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने होते, मैं क्यों बताऊं, करने ही नहीं, करने कौन से हैं एक्सपेंसेस माइनस, एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो वो आपने सिर्फ आज क्या लेने हैं, 0.5% ऑफ 420, 2.1। अच्छा चलें चलें, पॉइंट उधर कहीं पॉइंट में गए हैं हम, चलें जाने दें फिर 2 ही कर दें। चलें जी, 130। चलें जी सवाल का फेस बनाते हैं। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं या एक ही रिक्वायरमेंट है? भाई मेरा नहीं ख्याल वैसे ये 2 सफ़ों पे करने की जरूरत है, उसने 2 बुलेट लगाए हुए हैं, उसको वैसे ए और बी करना चाहिए था, फिर हम 2 सफ़ों पे करके आते। पहली चीज एक सफ़े पे, अगली चीज अगले सफ़े पे, लेकिन अभी खैर एक ही सफ़े पे कर दें आप। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2012, स्पेसिफाइंग द रेलेवेंट हेड्स। रेलेवेंट हेड्स बता के जरा इनकम्स को डालें। चले माय डियर बताएं जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बोलें बोले ना, 12। इनकम फ्रॉम, हमारी कितनी इनकम्स थी कैपिटल गेन की माय डियर, 3, वेस 1, वेस 2 और पैरेट। लेकिन एक और कैपिटल गेन इनकम, उसको मैं इधर नहीं डालूंगा क्योंकि वो मेरी सेपरेट ब्लॉक है जी। 130 करें जी, टोटल 1388। अजीब सा सवाल है, उसने बताया नहीं टोटल इनकम चाहिए या टैक्सेबल इनकम चाहिए, अमाउंट चार्जेबल चाहिए। ये जी चार्जेबल क्या होता है, चलें टैक्सेबल इनकम निकाल दें, निकाल दें, चार्जेबल निकाल दें, चलें मेरे ख्याल टोटल इनकम में शायद चलेगी, तो चलें निकाल दें, टैक्सेबल इनकम भी निकाल दें। इसका नाम रखें टोटल इनकम लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक 1258। दिस इज माय, बट ये पहले बुलेट का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ, पहले बुलेट का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ। हमारी एक बहस रह गई है 48 45 वाली, कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब माय डियर मुझे ये बताएं आज के सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हो उसकी रीजन बताओ। अब जरा देखना शुरू करते हैं किन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर तो नहीं कर रहे, ये लॉस आया, ये गेन आया, लॉस को इग्नोर किया, इसको तो इग्नोर नहीं किया, ये 2 चीजें इग्नोर कर रहे हैं, इनकी रीजंस बताएं। चलें हेडिंग दें रीजंस, इधर ही दे दें क्योंकि दूसरा बुलेट अलग है। रीजंस क्या हुआ, टैक्स नहीं निकालना ना, मैं टैक्स नहीं निकाल रहा, मैं टैक्स इसलिए नहीं निकाल रहा कि उसने क्या रीजंस बता दें। असल में उसने टैक्स फुल फ्लेज मांगा भी नहीं, ये अजीब सवाल था। देखिए उसने टैक्स सिर्फ कौन सा मांगा है, डेट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनटीआर, जो नॉर्मल रिजीम नहीं है, तो फिर उसने टैक्स मांगा किसके,
सेपरेट ब्लॉक। अभी सीआर वाले आने वाले, उनके सामने मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, मैं दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू एनटीआर। वैसे आप जब चले जाते हैं तो आपकी बातें उनको बताता होता हूं मैं, अच्छी अच्छी रीजंस। बैठे हैं इस क्लास में भी बैठे हैं, कुछ पूछ लें। रीजंस, रीजंस लिखें जी। नंबर 1, no loss is recognized on the disposal of waste 1 under the head capital gain. No loss will be recognized on the disposal of waste 1. बोले ना, because it is an antique, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन में गिर रही है? एंटीक। एंटीक, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारे लफ्ज थे ना, कैटेगरी 2 थे जो। और अगला लिखें, ब्यूटीफुल पैरट। मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग ग्रे लिखें, मेरी मर्जी। ब्यूटीफुल पैरट हैज बिकम अगली। सॉरी, क्लास में आ जाए ना वापस, सीरियस रहा करें। ब्यूटीफुल पैरट is a personal movable property, is a personal movable property used by Lal Bak's son, used by Lal Bak's son, used by Lal Bak's son. So it is not a capital, so it is not a capital asset, so it is not a capital asset. If it would have been yellow, my answer would have remained same. But if through any magic it is converted in jewelry, then अब फुल प्रेशर डाल के अगर एग्जामिनर को, इतना नॉलेज है आपके पास कि अच्छा, अब सवाल का अगला बुलेट है, सवाल का अगला बुलेट है, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिस्पोजल्स। चपेड़ मारो, डिस्पोजल्स, जल है, जल्स, एक ही जल है ना, और नहीं क्या, ये नॉर्मल रिजीम है बिजनेस, ये कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम है, ये पैरट वैसे ही फारग है, और उसके बाद ये बच गया, तो इस पे उंगली रखें, जल पढ़ें। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिस्पोजल दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू नॉर्मल रिजीम। अब हमने डेट ऑफ परचेज देखनी है। 130 के ऊपर टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक 130 पे टैक्स निकालना है। आज बाचो ना 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 ना, टेबल में ना जाया करें। हम अपने जमाने में टेबल में जाने से पहले ना डेट ऑफ परचेज देख के जाते थे। 1 जुलाई 20, एक जुलाई 2020, ये वाली 12.5 तो 12.5, 12.5 इंटू 12.5, 16.25। ओके, अब आपने एक ब्यूटीफुल किस्म का काम करना है, मैं देखना चाहता हूं वो आप कर सकते हैं या नहीं। आप लोग जो है ना, एक मुझे चीख मार के दिखाएं कि आपको चीख मारना आता है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 47 का 3 ये कहता है, क्वेश्चन 47 का 3 ये कहता है कि मैं क्वेश्चन 49 से पिछले सफे पे हूं। मैं क्वेश्चन 49 से अशफाक, बोलें, अशफाक मेड द फॉलोइंग डिस्पोजल। ही सोल्ड सेवरल, मारने में, इधर देखें,
ही सोल्ड सेवरल पीसेज ऑफ, चीखें मारनी आती हैं आपको, मार लें। ही, खामोश, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। इस तरह का टेबल बना के 1 मिनट में आप लोगों ने गेन लॉस निकालना है। ही सोल्ड several pieces of antique for 35. However, details are as follows. ये फेयर वैल्यू कब की होगी? फेयर वैल्यू ऑन डिस्पोजल। लेकिन मैंने बेच सबको इकट्ठे दिया। हेडिंग दें बड़ी बड़ी, 47 का 3 रजिस्टर पे हेडिंग दें, क्वेश्चन 47 का 3। लेकिन एक और बात बड़ी सी करके लिखें, लाइक क्वेश्चन 49 का 2, लाइक 49 का 2, क्वेश्चन 47 का 3, लाइक क्वेश्चन 49 का 2। अब इसको करें जरा जल्दी से। सीआर वालों को कहो जरा 2 मिनट बस लेट चलेगी, ड्राइवर बिजी हो गया। बनाऊं डायग्राम? आप लोग बना रहे हैं? ये वेस होती क्या? वेस, सुराही। हाँ वो वैसे बचपन में किताबों में। अच्छा माय डियर, मैंने आज हेडिंग्स बताई हैं कॉलम्स की। कोई हेडिंग्स बताए मुझे क्या क्या हैं? फेयर नहीं, पूरा पूरा फिक्रा बोलें। फेयर वैल्यू ऑन डिस्पोजल, एक्चुअल कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल, हिस्टोरिकल कॉस्ट। नहीं, हायर का कॉलम ना डालें, वो बस खुद ही देख लेंगे। गेन और लॉस। इधर एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इधर एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। He sold several pieces of antique for 35 million. My dear, ये सही है 35? मैंने सही जगह लिखा है 35। अब फॉर्मेट समझ आ गया है? आइंदा गलती तो नहीं होगी? फॉर्मेट समझ आ गया? अच्छा जी, 35। Its fair value was और 25। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये ब्लैक मार्कर से क्या मैंने लिख दिया? क्वेश्चन का डेटा। अब मैं क्या लिखने लगा हूं? बोलें सॉल्यूशन। अब मैं क्या लिखने लगा हूं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस मार्कर से? रेड से। जी बताएं भाई। 40.9। अच्छा वैसे एक बात लॉजिकली याद रखिएगा, अब वो 40 हायर है 35 से, तो पोर्शन करके हायर उसी ने आना है। अब हमने हायर देखना है दोनों में से। अब हमने क्या देखना है? अब मैं ये नहीं काटूंगा क्योंकि मैं हायर देखूंगा। पिछले सवाल के अंदर क्या हो रहा था? पिछले सवाल में डिस्ट्रॉय हो रहा था। इस सवाल में मैं इधर एरो लगा के कुछ लिखवाऊंगा आपको। पिछले सवाल में भी लिखवाया था कुछ, इधर मैं कुछ एरो लगा के ऐसे लिखवाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल तोड़ो तोड़ो तोड़ो। 12.8, 0.7, 21.4। वैसे थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी है, टोटल 35 नहीं आ रहा होगा। 35 है? नहीं यार, 8 जमा 4। हाँ आ जाएगा। ओके आ जाएगा। डन जी। अब इधर लिखें ऐसे लाइन लगा के, दोनों में से हायर को लेंगे गेन निकालते हुए।
दोनों में से हायर फिगर लेंगे। कोई बंदा वजह बताए। डिस्ट्रॉय नहीं हुए ना, दोनों में से हायर लेंगे और बड़ा बड़ा करके लिखें सेक्शन 77(1) की रोशनी में। दोनों में से हायर लेंगे सेक्शन 77(1) की रोशनी में। थोड़ी देर पहले सेक्शन 77 का 2 मैंने लगवाया था आपको। दोनों में से हायर लेंगे सेक्शन 77(1) की रोशनी में। अब बता दें मैं हायर क्या लूं। 15 और 12 में से हायर क्या है? 15। इशारिया 9.8 में हायर क्या है? हर एक को अलग अलग देखें, वैसे तो लॉजिकली छोड़े पड़े, हर एक को अलग अलग देखें। हायर क्या है? आप कैलकुलेटर पकड़ के मुझे बताएं मैं गेन कैसे निकालूं। 15 माइनस 8 इशारिया 9 माइनस इशारिया 9 माइनस 1.2 और माइनस 20 माइनस, वो ये लॉस नहीं माइनस हो सकेगा। 5 का गेन है। जवाब आ जाएगा 7 + 5 12 का गेन आया टोटल। कितने लोगों को ये बात राइट, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? ओके चलो। अच्छा भाई, वो कोई ऐसी बात तो नहीं कि आप डरते हैं टीचर से बात करते हुए कभी? अच्छा, आपने कभी कुछ देखे, कभी मैंने किसी को कुछ कहा हो? मतलब ऐसे देखे, थोड़ा सा तो कहना तो बनता है ना, वरना तो बच्चे छोटी मोटी हो जाती। इग्नोर भाई इग्नोर। मतलब आप लोग ये ना समझा करें कि मैं अस्तगफिरुल्लाह, ये इतना क्या? हमने कभी आपको मारा है जिंदगी में?